राम राम जी सभी को। आज की हमारी जो वीडियो रहेगी ये सिंधु घाटी सभ्यता का 7वां पार्ट रहेगा। आज से पहले सिंधु घाटी सभ्यता की 6 वीडियो आ चुकी हैं, 6 पार्ट आ चुके हैं। तो जिसने अब तक वो 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दे दिया है, क्योंकि एचएसएससी या कोई भी पेपर क्यों ना हो, हालांकि एचएसएससी तो हर बार हर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पूछती है सिंधु घाटी सभ्यता से, और रेलवे के अंदर और बहुत सारे एग्जामों के अंदर, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे एमटीएस का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, या किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, सिंधु घाटी सभ्यता जहां जीएस आती है, जीके आती है, वहां सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। चलो आज शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम आज देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक और सामाजिक धार्मिक पक्ष क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, इसमें समाज जो था वो समाज 3 वर्गों के अंदर विभक्त था। कितने भागों में बटा हुआ था? 3 भागों में बटा हुआ था। सबसे पहले जो भाग है वो विशिष्ट वर्ग है। नंबर 1 है विशिष्ट वर्ग। ये विशिष्ट वर्ग कौन सा भाग था? जो दुर्ग या गढ़ी का जो क्षेत्र था उसके अंदर जो लोग रहते थे वो विशिष्ट वर्ग में आते थे। मैं एक बार यहाँ पर रफली वो मैप एक बार बना देता हूँ आपके सामने कि जो स्थल मिले हैं मुख्यतः लगभग सभी स्थल क्या मिले हैं? 2 भागों में विभक्त मिले हैं, और उन 2 भागों में विभक्त था ये पूर्वी टीला। इस पूर्वी टीला को नगर की संज्ञा दी गई थी, और इधर ये पश्चिमी टीला है। इस पश्चिमी टीला को दुर्ग या इसी को गढ़ी कहा गया था। तो पश्चिमी टीला था उसे गढ़ी कहा गया, दुर्ग कहा गया। तो विशिष्ट वर्ग जो थे वो दुर्ग या गढ़ी जो थे उसके अंदर रहते थे। तो दुर्ग में रहने वाले व्यक्ति कौन थे? विशिष्ट वर्ग के व्यक्ति थे। दूसरा भाग है मध्यम वर्ग। इस मध्यम वर्ग के अंदर कौन निवास करता था? तो मध्यम वर्ग के अंदर व्यापारी है, सैनिक वर्ग है, कारीगर है, जुलाहे हैं, शिक्षित वर्ग है, ये इस मध्यम वर्ग के अंदर निवास करते थे। और मध्यम वर्ग के जो भी लोग निवास करते थे वो पूर्वी टीला के अंदर निवास करते थे। इसी पूर्वी टीला को नगर की संज्ञा भी दी गई थी, इसलिए कह सकते हैं कि नगर में निवास करते थे। तो ये वाला जो पूर्वी टीला है इसी को संज्ञा दी गई थी, नगर की संज्ञा। तीसरा भाग है कमजोर वर्ग। कमजोर वर्ग जो है इसके अंदर मजदूर है और जो दास है ये कमजोर वर्ग के अंदर आते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो समाज था वो 3 भागों में विभक्त था। हमने तीनों भागों को एक एक करके देख लिया है। आगे बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रजाति के लोग मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंदर चाहे वो भारत के अंदर रहने वाले लोग हो, उस समय की जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी, तो उसके अंदर 4 प्रजाति के लोग रहते थे। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो बन जाता है 4 प्रजाति के लोग थे। तो क्वेश्चन हो सकता था, ये पूछा जा सकता है निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी प्रजाति निवास नहीं करती थी, या कौन सी प्रजाति सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करती थी? तो एक प्रजाति का नाम है अल्पाइन। तो अल्पाइन प्रजाति निवास करती थी। दूसरा है भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय प्रजाति भी निवास करती थी। इसके बारे में एक फैक्ट ध्यान रखना कि भूमध्य सागरीय जो है प्रजाति ये सर्वाधिक मात्रा के अंदर मिली है। सर्वाधिक मात्रा के अंदर जो निवास करने वाले लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता में वो थे भूमध्य सागरीय, और सर्वाधिक भूमध्य सागरीय थे। और सर्वाधिक में भी सबसे ज्यादा कहां पर थे? मोहनजोदड़ो के अंदर थे। मोहनजोदड़ो में सबसे ज्यादा जो लोग निवास करने वाले थे वो लगभग 30 से 40 हजार के आसपास जो लोग थे वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। अगली प्रजाति थी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति, जो है ये भी निवास करती थी। जैसे कि आपने पिछले तीसरी ही वीडियो के अंदर देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो मोहनजोदड़ो है, इस मोहनजोदड़ो से क्या मिला था? एक 10 इंच की कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो कांसे की प्रतिमा कह सकते हैं, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कह सकते हैं। वो कहां से मिली थी? तो वो मिली है मोहनजोदड़ो से। और जो 10 इंच की ये कांसे की मूर्ति मिली है ये किस प्रजाति की थी? तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति की थी। 10 इंच की कांसे की मूर्ति जो कि मोहनजोदड़ो से मिली थी। अगली प्रजाति मंगोलाइड। तो ये 4 प्रजाति जो थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मुख्यतः थी। ये 4 प्रजाति के लोग सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करते थे। उसके बाद अगला पॉइंट है कि स्त्रियों की दशा किस
प्रकार से थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो स्त्रियों की दशा थी वो मातृ प्रधान समाज था। तो समाज किस प्रकार का था? तो समाज था वो किस प्रकार से था? समाज था वो मातृ प्रधान समाज था। इसी मातृ प्रधान समाज को कहा जा सकता है कि मातृ सत्तात्मक समाज था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज मातृ सत्तात्मक था। इस मातृ सत्तात्मक का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि समाज था वो मातृ प्रधान था, यानी समाज में माता को प्रधानता दी जाती थी। तो इसका सीधा सीधा मतलब है जहां जिस समाज में माता की प्रधानता होगी तो समाज किस प्रकार का होगा? नगरीय समाज होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की थी? एक नगरीय सभ्यता भी थी। इस बात का भी हमें यहां से पता चल जाता है। सर्वाधिक महिलाओं की जो मृण मूर्तियां मिली हैं इसी के आधार पर पता लगाया गया है कि मातृ प्रधान समाज था या मातृ सत्तात्मक समाज था। आगे इसी में स्त्रियों की दशा में ही सती प्रथा के साक्ष्य भी मिले हैं। सती प्रथा के साक्ष्य कहां से मिले हैं? एक तो लोथल से मिले हैं। लोथल गुजरात के अंदर है और गुजरात में जो खंबात की खाड़ी है उसी तट के सारे लोथल स्थित है। इससे 3 युगम समाधान मिले हैं, यानी 3 युगम। युगम का मतलब है कि एक समाधि मिली है, उसके ऊपर ही दूसरी समाधि उसके अंदर हो सकता था किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसके अंदर क्या किसी स्त्री ने कूदकर अपनी जान दे दी हो। इस प्रकार से 3 ऐसे युगम समाधान मिले हैं। कहां से? लोथल से। और कालीबंगा से एक युगम समाधान मिला है, जिस आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि सती प्रथा होने के भी वहां पर साक्ष्य जो हैं वो मिले हैं। अगला पॉइंट है खान पान। तो 2 पॉइंट हमने देख लिए, सामाजिक धार्मिक पक्ष, स्त्रियों की दशा, और तीसरा पॉइंट है खान पान। तो खान पान सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शाकाहारी भी थे और कुछ लोग हैं वो मांसाहारी भी थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो समाज था उसका खान पान रहा है वो खान पान शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार का जो है वो खान पान मिला था। यहां से एक बात को आप नोट कर लेंगे, कालीबंगा के बारे में अक्सर पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है कि कालीबंगा जो है इसका पतन किस प्रकार हुआ था। तो कालीबंगा का जो पतन है वो कालीबंगा का पतन के बारे में आप क्वेश्चन को ध्यान रखना, मैं यहां पर उस पॉइंट को लिख रहा हूं। कालीबंगा का जो पतन है वो भूकंप के कारण हुआ था। भूकंप, और भूकंप के कारण हुआ था। इस बात का अनुमान किस प्रकार से लगा? क्योंकि कालीबंगा से जो घर मिले हैं, घरों के साक्ष्य मिले हैं, उन घरों की जो दीवार थी, इस प्रकार दीवारें थी, कोई भी दीवार किधर भी लगा लो, वो 4 दीवारी थी या किस प्रकार की भी दीवारें थी, उन दीवारों के अंदर इस प्रकार से दरार मिली है। तो दरार मिली है, तो इसी आधार पर अनुमान लगाया गया कि इस सभ्यता के अंदर कालीबंगा का जो पतन हुआ है वो किस आधार पर हुआ है? वो भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा से। और भूकंप के कारण ही कालीबंगा का जो है वो अस्तित्व खत्म हो गया था, इसका पतन है वो हो गया था। तो आगे मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना, स्नैपशॉट लेना है वो ले सकता है। इसी से आगे हम अगला पक्ष देखने वाले हैं और अगले पक्ष के अंदर हम कृषि को देखने वाले हैं, पशुपालन को। इससे आगे लिख दिए गए हैं बहुत सारे फैक्ट हैं, एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि अब तक भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो कृषि है। तो सिंधु नदी और जो सहायक नदियां सिंधु की, इस सहायक सिंधु और इसकी सहायक नदियों के में जलोढ़ मृदा जो है वो जलोढ़ मृदा की अधिकता है और उसी कारण जलोढ़ मिट्टी की अधिकता के कारण यहाँ पर बहुत सारी फसलें जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत सारी फसलों से परिचित भी थे। जो फसल थी वो नवंबर दिसंबर के महीने में बोई जाती थी। नवंबर दिसंबर के महीने में जिस फसल की बुआई की जाती थी और मार्च अप्रैल के महीने में उस फसल को काट लिया जाता था। तो मार्च के महीने के अंदर जाकर उस फसल को काट लिया जाता था और सिंधु घाटी सभ्यता के जो व्यक्ति थे वो 9 फसलों के बारे में उनको ज्ञान था, 9 फसलों से वो परिचित थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कितनी फसलों का ज्ञान था? तो 9 फसलों का ज्ञान था। इन 9 में महत्वपूर्ण फसलें हैं, गेहूं है, जौ है, कपास है, तरबूज है, खरबूज है, मटर है, राई है, सरसों है, तिल। ये 9 प्रकार की फसलों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वो परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो चावल के साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं लोथल से। तो चावल के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। धान की भूसी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? धान की भूसी के साक्ष्य मिले थे रंगपुर से। लोथल और रंगपुर दोनों ही गुजरात राज्य के अंदर हैं। अगला रागी और ज्वार जो हैं इन दोनों के साक्ष्य मिले हैं वो रोजदी से मिले हैं और रोजदी
है ये भी गुजरात राज्य में ही है। रोजदी भी कहां पर है, ये भी गुजरात राज्य में ही है। तो गुजरात राज्य में रागी और ज्वार के साग से मिले हैं, रोजदी से मिले हैं। आगे है बाजरे के साग से, तो बाजरे के साग से कहां से मिले हैं, तो बाजरे के साग से मिले हैं लोथल से। और लोथल के बारे में सब जानते हैं, लोथल गुजरात राज्य में है, खंभात की खाड़ी में स्थित है। इसके बारे में एक और ध्यान रखना, लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था, लोथल था। या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डॉकयार्ड, डॉकयार्ड तो पूछ लिया जाता है डॉकयार्ड के साग से कहां से मिला था, क्योंकि डॉकयार्ड को बंदरगाह कहा जाता था। तो इसी को गोदीबाड़ा एक और नाम से भी जाना जाता था, गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा। तो पूछा जा सकता है बंदरगाह के साग से कहां से मिले थे, इसी बंदरगाह को पोर्ट हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं। डॉकयार्ड कहां से मिला था, तो डॉकयार्ड भी लोथल ही था, क्योंकि डॉकयार्ड भी बंदरगाह ही है और गोदीबाड़ा भी बंदरगाह है। तो तीनों टर्म्स पेपर के अंदर अब तक पूछी जा चुकी हैं। तो आगे से ध्यान रखना कि लोथल जो है इसको गोदीबाड़ा डॉकयार्ड के ये साग से कहां से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। आगे बात करते हैं हम पशुपालन, अगला पॉइंट है पशुपालन। पशुपालन में पशुओं का जो महत्व है वो किस प्रकार से था, तो सिंधु घाटी के सभ्यता के जो निवासी थे ये पशुओं का महत्व, एक तो कृषि के अंदर पशुओं का प्रयोग करते थे, पशुओं के से उस कृषि को जुताई करते थे। परिवहन के साधन के अंदर भी उनको क्या करते थे, पशुओं के द्वारा ही परिवहन का साधन में भी उनका प्रयोग करते थे। विपणन, विपणन का मतलब है कि क्रय विक्रय, क्रय विक्रय, क्रय विक्रय जो है ये भी विपणन जो है इसमें भी पशुओं का वो करते थे, प्रयोग करते थे। जैसे विपणन में यानी क्रय विक्रय, एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु लेना, ये क्रय विक्रय कहलाता था, या विपणन कहलाता था। और कुछ व्यक्ति हैं वो इसको भोजन के रूप में भी क्या करते थे, भोजन के रूप में भी इसका प्रयोग करते थे। तो पशु का महत्व समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो किन किन पशुओं की जानकारी रखते थे, उनको किन किन पशुओं की जानकारी थी, तो वो गाय की जानकारी थी, बैल की जानकारी थी, भैंस की, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, बकरी, बारहसिंगा, बाघ, ऊंट और घोड़ा, इन सब की जानकारी जो थी वो सिंधु घाटी के लोगों के पशुपालन के अंदर था। इन सभी व्यक्ति उनसे परिचित थे। और घोड़े के बारे में अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि घोड़े के कंकाल कहां से मिले थे। कंकाल का एक और अन्य भी नाम मिल जाता है, कि क्या नाम मिल जाता है कि अस्थि पिंजर जो है उसके साग से कहां से मिले थे, तो अस्थि पिंजर के साग से मिले हैं सुरकोटदा से। तो सुरकोटदा है ये भी गुजरात राज्य के अंदर है। अगर पूछ लिया जाए कि घोड़े का जो जबड़ा है, जबड़ा, ये जबड़े के साग से कहां से मिले हैं, तो जबड़े के साग से मिले हैं लोथल से। और क्या पूछा जा सकता है कि घोड़े के दांत कहां से मिले हैं, तो घोड़े के दांत के जो मिले हैं वो राणा घुंडई से मिले हैं। राणा घुंडई से क्या मिले थे, घोड़े के दांत के साग से। आगे नोट बना के थोड़ी सी कुछ पॉइंट है, इनको ध्यान रखना कि गाय का साग से जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं से ही नहीं मिला। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से परिचित तो थे, लेकिन गाय के साग से जो है वो कहीं किसी स्थल से अब तक नहीं मिले हैं। केवल और केवल हड्डी मिली है, किसकी हड्डी मिली है, ऊंट की हड्डी, केवल और केवल ऊंट की हड्डी मिली है। और ऊंट की हड्डी कहां से मिली है, या ऊंट के अवशेष कहां से मिले थे, तो ऊंट के अवशेष कालीबंगा से मिले थे। कालीबंगा राजस्थान में है, तो कालीबंगा से रहस्य मिले थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को ऊंट के बारे में जानकारी थे, लेकिन ऊंट के केवल और केवल हड्डी मिली है, पूरा ऊंट जो उसका अस्थिपिंजर नहीं मिला था। तो कालीबंगा से क्या मिला था, ऊंट की हड्डी के अवशेष मिले थे। आगे है घोड़े का किसी भी मृद भांड जो है उस पर किसी प्रकार का अंकन नहीं मिला। तो किस पशु का मृद भांडों पर अंकन नहीं मिला था, तो घोड़े का नहीं मिला। मृद भांड के बारे में एक बात जान ले, मृद भांड आखिर होता क्या था। मृद भांड एक प्रकार का बर्तन था, बड़ा जो बर्तन बनाया जाता था अनाज को डालने के लिए, तो उसी को मृद भांड कहा जाता था। प्रमुख पशु कौन कौन से थे, तो प्रमुख पशु थे एक श्रृंगी बैल, और एक श्रृंगी बैल था, इसका प्रयोग वृषभ पूजा जो है उसमें किया जाता था। और इसके साक्ष्य जो मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले थे, मोहनजोदड़ो से इसके साक्ष्य भी मिले थे एक श्रृंगी बैल के। इसके बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, हिंदी के अंदर अक्सर पूछ लिया जाता है। और क्या पूछा जाता है, हिंदी के अंदर कह दिया जाता है श्रृंगार कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी छाटिए, श्रृंगार।
श्रृंगार। तो हिंदी के अंदर अक्सर आ जाता है कि श्रृंगार यानी शुद्ध वर्तनी को छाटिए। तो इन तीनों में से कौन सा श्रृंगार सही, अपने आप से एक बार करके देखो, इसका सही उत्तर आ जाएगा ये वाला, यानी श्रृंगार, ये श्रृंगार ठीक है, बाकी दोनों गलत है, क्योंकि श्रृंगार के अंदर ये वाला जो रह है ये नहीं आता, ये वाला नहीं आता, इसलिए ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो पहला ठीक है। आगे क्या है, नोट बना के एक चीज को ध्यान रखना, क्योंकि ये पेपर के अंदर कहीं ऑप्शन के अंदर डाल रखा था, कौन सा कथन सत्य है उसको पहचाने। तो सिंह का अंकन जो है, सिंह यानी शेर, सिंह का अंकन सिंधु सभ्यता की मोहरों में नहीं मिला। तो सिंह का अंकन है वो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों में नहीं मिला, लेकिन इसी सिंधु घाटी सभ्यता के एक समकालीन सभ्यता थी जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। उस मेसोपोटामिया की सभ्यता से इस सिंह के अंकन जो है वो देखने को मिले थे या उसके साक्ष्य मिले थे। तो एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूं, जिसको भी स्नैपशॉट लेना वो जल्दी से ले सकता है। इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो धार्मिक पक्ष है वो धार्मिक पक्ष किस प्रकार से रहा था हैं वो देखते हैं। धार्मिक पक्ष में एक तो दार्शनिक पक्ष है, एक क्रियात्मक पक्ष है। धार्मिक पक्ष जो है इसका दार्शनिक पक्ष के इसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते, इसके बारे में बता नहीं सकते, क्योंकि या तो साक्ष्य नहीं मिले हैं, साक्ष्य मिले तो साक्ष्य अधूरे है, तो इसके बारे में अभी दार्शनिक पक्ष के बारे में कुछ नहीं बता सकते। दूसरा है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष जो है इसके बारे में, इसमें एक तो पूजा है और पूजा कई प्रकार से की जाती थी। एक मातृदेवी की पूजा की जाती थी, यानी मातृ प्रधान समाज था, उसके साक्ष्य मिले थे। दूसरा है पशुपति की पूजा जो है वो भी की जाती थी। इस पशुपति की पूजा जो है उसके साक्ष्य मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। पशुपति की जो पूजा है इसके साक्ष्य जो मिले मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो के अंदर जो मोहरें मिली हैं उन्हीं मोहरों से पशुपति जो है इसकी पूजा करते हुए उसको दिखाया गया था। जो मोहनजोदड़ो से मोहरें मिली हैं वो मोहरों की खोज करने के बाद, खुदाई करने के बाद, खुदाई में जो मोहरें मिली हैं तो उसकी खोज तो की थी अर्नेस्ट मैके के द्वारा, यानी ये मोहरें खोजी किसके द्वारा की गई थी, तो अर्नेस्ट मैके के द्वारा इन मोहरों को खोजा गया था। और जॉन मार्शल ने जो मोहरें खोजी गई थी, जॉन मार्शल ने उन मोहरे के ऊपर जो अंकित मिले हैं उनको क्या दिया था, पशुपति नाम दिया गया था। तो इस प्रकार की जो मोहरें मिली हैं उसमें ये बीच के अंदर ये पशुपति हैं, तो इस पशुपति की पूजा की जाती थी। तो इस मोहर के अंदर जो ये खोज तो की थी अर्नेस्ट मैके ने, और बीच में जो ये पशुपति है नामकरण किसने किया था, जॉन मार्शल ने, क्योंकि पुरातत्व विभाग के वो अधिकारी भी रहे हैं। तो इस तस्वीर के अंदर जो पशुपति दिखाई दे रहा है, इस पशुपति का लेफ्ट अगर आप देखेंगे, हम देखेंगे तो हमारा तो ये राइट हो जाएगा, इस तरफ देखेंगे तो उससे लेफ्ट तरफ क्या मिला है, एक गैंडा और एक भैंसा जो है उसकी यहाँ पर प्रतीक के रूप में मिले हैं। और राइट साइड, क्योंकि इस पशुपति का राइट है, ये आपका हमारा राइट नहीं है, तो पशुपति जो है इनका ये राइट है, तो इस तरफ एक तरफ हाथी मिला है और राइट तरफ दूसरा क्या मिला है, बाघ मिला है। और पशुपति जो अंकित है, इस पशुपति के नीचे दो हिरण जो है इनके साक्ष्य मिले थे। एक पूजा जो की जाती थी उसे वृषभ पूजा कहा जाता था। वृषभ पूजा यानी एक श्रृंगी वाला जो बैल है इसकी पूजा की जाती थी। आपने एक फिल्म देखी होगी मोहनजोदड़ो, जो फिल्म मोहनजोदड़ो जो फिल्म थी उसमें आपने देखा होगा ऋतिक रोशन जो है उसके पास एक इस प्रकार की मोहर थी और उसके पिता ने उसको संभाल कर दी थी कि इसको रखना और मुसीबत के समय में उसको देखना। और उसको सौपन भी आते थे तो भी एक श्रृंगी बैल के संपन्न आते थे, उसको कूदता हुआ दिखाई देता था। तो एक श्रृंगी बैल जो है इसके साक्ष्य जो मिले थे वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से क्या मिले हैं, एक श्रृंगी बैल है जिसे वृषभ पूजा भी कहा जाता था। तो एक श्रृंगी बैल की पूजा या वृषभ पूजा के साक्ष्य कहां से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अन्य क्रियात्मक पक्ष के अंदर अन्य पूजा जैसे जल पूजा की जाती थी, वृक्ष पूजा की जाती थी, पशु पूजा भी की जाती थी, नाग पूजा भी की जाती थी, अग्नि पूजा भी की जाती थी। तो इन सभी के साक्ष्य मिले हैं, तो उसे धार्मिक पक्ष के द्वारा में दर्शाया गया था। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। एक वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता की और आएगी और उससे अगली जो वीडियो यानी आज के बाद दूसरी जो वीडियो आएगी, यानी दो वीडियो और आनी है। और उन दो वीडियो में एक में तो हम इस प्रकार से फैक्ट पढ़ेंगे और एक में विभिन्न एग्जामों के अंदर अब तक जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे हम उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।